आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, राइट। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग टेम्परेचर के साथ जो भी फिनोमिनन रिलेट करती है उसके बारे में डिस्कस करने वाला है। तो पहले तो टेम्परेचर के साथ जो ब्रांच डीलिंग करती है दैट इज कॉल्ड थर्मोमेट्री, राइट। एंड द डिवाइस टू मेजर दैट टेम्परेचर दैट इज थर्मोमीटर। हम लोग हालांकि थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, राइट, बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो पहला टॉपिक है हीट। तो हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि थर्मल थर्मल से जो भी टर्म रिलेटेड होगी वो टेम्परेचर से भी रिलेट होगी, प्रेशर से भी रिलेटेड होगी, राइट। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी हीट एनर्जी ज़्यादा होगी उसको हम लोग बोल सकते हैं कि उस बॉडी का टेम्परेचर हाई है। जिसके पास हीट एनर्जी कम है उसका टेम्परेचर लो होगा। तो यहाँ पर हीट एक एनर्जी का फॉर्म है और वो हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ फ्लो होगी, राइट। कब फ्लो होगी? जब कभी भी दे आर इन कॉन्टेक्ट। तो हीट और थर्मल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पर थर्मल एनर्जी मतलब कि वो सारे एनर्जी से रिलेटेड है, जैसे कि ट्रांसलेशन, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन से। तो हीट एक टाइप का एनर्जी है, हीट एनर्जी, उसका यूनिट होगा जूल। कभी कभी उसका यूनिट कैलोरी भी हम लोग लेते हैं। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो एक कैलोरी की अगर डेफिनेशन देनी हो कि एक कैलोरी कहाँ से आया, तो एक कैलोरी एक हीट की अमाउंट है कि जिसको हम लोग टेम्परेचर 1 डिग्री जितना राइज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो 1 ग्राम जितने पानी को 1 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर राइज करवाने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। तो मैकेनिकल वर्क और वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, राइट। तो 1 W इज इक्वल टू 1 Q, that is called joule into Q, right? तो J here is joules mechanical equivalent of heat। तो यहाँ पर J क्या है? J एक कन्वर्जन फैक्टर है और J की वैल्यू होगी 4.186 जूल पर कैलोरी। फिर आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मतलब कि किसी भी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजरमेंट। तो टेम्परेचर को जो भी डिवाइस मेजर करता है दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। तो हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर अचीव इन लेबोरेटरी इज अबाउट 10⁸ while lowest possible temperature attained is 10⁻⁻8 Kelvin। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स dealing with the production and measurement temperature close to 0 Kelvin is known as cryogenics, while the depth with the measurement of very high temperature is called pyromet। तो टेम्परेचर ऑफ द कोर ऑफ द सन दैट इज 10⁻7 Kelvin, while that of surface is only 6000 Kelvin। तो यहाँ पर सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कम है बट कोर का टेम्परेचर लगभग 10⁻7 Kelvin है। यहाँ पर 10⁻7 Kelvin आएगा। एनटीपी और एसटीपी इम्प्लाइज 273.15 Kelvin, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि फ़ारेनहीट में वो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहीट। नाउ डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो पहला स्केल है सेल्सियस स्केल। तो इस स्केल में जो भी मेल्टिंग पॉइंट होगा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस लेंगे और द स्पेस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज डिवाइडिंग इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो 0 to 100 उनको हम लोग 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो बन गया सेल्सियस स्केल। फिर आता है फ़ारेनहीट स्केल। तो यहाँ पर स्टार्ट होगा आइस के मेल्टिंग पॉइंट से दैट इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहीट। आइस का बॉइलिंग पॉइंट तो दैट इज़ 211 और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज़ 180 पार्ट्स। तो फ़ारेनहीट स्केल को हम लोग 180 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद आता है केल्विन स्केल।
केल्विन स्केल में आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्केल इज 100 इक्वल पार्ट। तो केल्विन स्केल को भी 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब डिफरेंट ये जो तीनों स्केल है उन तीनों स्केल में कन्वर्जन कैसे लेंगे, तो यहाँ पर उसकी भी एक इक्वेशन है, जैसे कि C/100। तो यहाँ पर सभी में जैसे कि सेल्सियस है तो सेल्सियस को उसके मेल्टिंग पॉइंट, आइस के मेल्टिंग पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करना है और फिर यहाँ पर डिफरेंस लेना है 100 माइनस 0, तो 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट में कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट में 32 और वहाँ पर डिफरेंस है 180 और लास्ट में केल्विन, केल्विन का आइस का मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है 273 और वहाँ पर डिफरेंस है 100, राइट। तो इस रिलेशन से सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। उसके बाद आता है थर्मोमेट्रिक पॉइंट। सो थर्मोमेट्रिक पॉइंट मतलब कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें टेम्परेचर एक ऑब्जेक्ट का चेंज होता है, राइट। तो पहला, प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो प्रेशर P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 फॉर्मूला होगी। तो PT इज इक्वल टू PO 1 प्लस T/273 और अगर T को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये फॉर्मूला होगी। तो यहाँ पर दैट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो P100 एंड PT आर प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट 0 डिग्री, 100 डिग्री एंड T डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर PO आएगा फर्स्ट में, देन P100 एंड देन PT। देन कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर कैन मेजर टेम्परेचर फ्रॉम -200 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस। ये थर्मोमीटर की रेंज है कि थर्मोमीटर सबसे कम यहाँ से सबसे ज़्यादा 500 तक मेजरमेंट ले सकता है। देन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस RT इज इक्वल टू RO ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में जो रेजिस्टेंस है दैट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और यहाँ पर जो अल्फा बीटा है वो मेटल के कांस्टेंट्स है। तो अब ये फॉर्मूला, उस फॉर्मूला में जो अल्फा है दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पर रिलेशन अगर अल्फा को मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो अल्फा बिकम्स R2 माइनस R1 अपॉन R1T2 माइनस R2T1। तो ये एक अल्फा का फॉर्मूला हो गया। अब हर एक मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट अलग अलग होगा, राइट। फिर T, तो R1 R2 आर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1 एंड T2। तो T1 पे R1 रेजिस्टेंस मिलेगा, T2 पे R2 रेजिस्टेंस मिलेगा। तो T इज इक्वल टू RT माइनस RO अपॉन R100 माइनस RO इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर R100 क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस RO, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस RT, T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर उसकी जो कैपेसिटी है कहाँ से कहाँ नीजर कर सकता है, सो वो कर सकता है -200 डिग्री सेल्सियस जितना ठंडा मेजरमेंट और 1200 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म मेजरमेंट प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर से हो सकता है। उसके बाद है लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन कैपिलरी ट्यूब। तो फॉर्मूला होगी लेंथ T इज इक्वल टू LO 1 प्लस अल्फा टी। तो अल्फा होगा लीनियर कोएफिशिएंट एक्सपांजन, LO LT आर लेंथ ऑफ मर्क्यूरी एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद है थर्मो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो थर्मो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब कि जब कभी भी एक थर्मोकपल को, उसके दो एंड्स को, दो जंक्शन को अलग अलग टेम्परेचर्स में रखेंगे तो वहाँ पर एक थर्मो EMF बनेगा दोनों जंक्शन के बीच। तो थर्मो EMF की वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस था
वो धीरे धीरे चेंज होता है. So that is called thermo EMF. So that EMF is equal to AT plus beta square, and A and B are constants for the pair of metals. Unknown temperature of hot junction when cold junction is 0 degree Celsius. तो T is equal to ET upon E100 into 100 degree Celsius. तो E100 क्या होगा? E100 है हॉट जंक्शन एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो थर्मोकपल थर्मोमीटर उसका मेजरमेंट -200 डिग्री सेल्सियस से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 1600 तक मेजरमेंट कर सकता है. उसके बाद आता है थर्मल इक्विलिब्रियम. तो जब कभी भी कोई भी दो बॉडीज़ एक दूसरे से कांटेक्ट में है, उन दोनों के टेम्परेचर्स भी अलग अलग हो सकते हैं, बट अगर उन दोनों के बीच का कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम. फिर से, अगर दो बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है और उन दोनों बॉडीज़ के बीच कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दीज बॉडीज़ आर एट थर्मल इक्विलिब्रियम. उसके बाद है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो इफ टू बॉडीज A and B are separately in thermal equilibrium with third body C, then bodies A and B will be in thermal equilibrium with each other. तो A और C and B और C, अगर A और C एक दूसरे के कांटेक्ट में है और C और B एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो आफ्टर सम टाइम A और B भी एक ही थर्मल प्रॉपर्टी कंडक्ट करने वाले हैं. उसकी भी जो टेम्परेचर होगी वो भी सेम होगी. तो तीनों की तीनों बॉडी कुछ देर बाद थर्मली इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली तीनों के तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है. उसके बाद है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मतलब कि एक प्रेशर और टेम्परेचर की ऐसी एक वैल्यू जिसमें पानी तीनों स्टेट में अवेलेबल होता है, जैसे कि आइस, वाटर और वेपर. दैट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. तो पानी के लिए वो टेम्परेचर है 273 केल्विन एंड प्रेशर है 0.46 सेंटीमीटर ऑफ प्रेशर. सो उस प्रेशर और टेम्परेचर पे पानी तीनों मैटर्स की तरह बिहेव करेगा. उसके बाद है स्पेसिफिक हीट. So the amount of heat required to raise the temperature of unit mass the substance through 1 degree Celsius is called specific heat. तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है? 1 डिग्री सेल्सियस जितना. तो कि जितनी हीट रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट को हम लोग C और S से डिनोट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं. SI unit is the joule per kilogram, right, into डिग्री सेल्सियस. तो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, तो डायमेंशन होगा L2T-2 थीटा इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स. यहाँ पर प्रॉपर उसका डायमेंशन होगा केल्विन इनवर्स, राइट. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल किलोग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स और 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स सेल्सियस इनवर्स. गैसेस की दो टाइप्स की स्पेसिफिक हीट होती है. पहला तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट एंड दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट. तो ऑलवेज कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट इज ऑलवेज ग्रेटर देन कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट. तो मोलर स्पेसिफिक हीट की फॉर्मूला होगी Cp-Cv = R, जहां पर R एक गैस कांस्टेंट है, उसको बोलेंगे मेयर्स फॉर्मूला. एंड रेशियो ऑफ दिस Cp/Cv इज रिप्रेजेंटेड बाय गैमा, दैट इज वन कांस्टेंट. तो गैमा डिपेंड्स ऑन एटोमिसिटी ऑफ द गैस. गैस कैसा है? मोनो एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है, डायटोमिक है. तो गैमा डिपेंड्स ऑन दैट टाइप ऑफ गैस. So now amount of heat required to change the temperature of any substance is given by Q is equal to mc delta T. तो Q यहाँ पर जो भी वैल्यू मिलेगी वो एक अमाउंट होगी कि जिससे हम लोग उतना टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, उतनी अमाउंट देकर. सो यहाँ पर M
that is mass of the substance, C specific heat of the substance and delta T change in temperature. उसके बाद है थर्मल हीट कैपेसिटी. तो थर्मल हीट कैपेसिटी मतलब कि हीट कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, राइट. सो हीट कैपेसिटी that is C is specific capacity of the body and M is mass of the body. तो ऐसा यूनिट होगा जूल पर केल्विन J अपॉन के, राइट. फिर आता है वाटर इक्विवेलेंट. तो वाटर इक्विवेलेंट मतलब कि एक कप पानी की क्वांटिटी जिसकी थर्मल कैपेसिटी उसके हीट कैपेसिटी जितनी ही हो, दैट इज डिनोटेड बाय W. So W is equal to ms is equal to heat capacity of the body. उसके बाद आता है latent heat. The heat energy absorbed or released at constant temperature per unit mass for change of state is called latent heat. मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग बर्फ़ को एटमॉस्फेयर में रख रहे हैं, तो वो बर्फ़ हीट एनर्जी गेन करेगा, तो उस गेनिंग दरमियान उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. जब वो कंप्लीट पानी में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद वो अपना टेम्परेचर चेंज करेगा. बट जब कभी भी स्टेट चेंज हो रही है तो वो हीट गेन करेगा उसका स्टेट चेंज करने के लिए. सो वो जो भी हीट गेन कर रहा है उसके स्टेट चेंज करने के लिए, दैट हीट अमाउंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. सो यहाँ पर उसकी फॉर्मूला होगी Q इज इक्वल टू एम एल. M मतलब मास ऑफ सब्सटेंस एंड L इज इक्वल टू लेटेंट हीट. तो यूनिट आएगा कैलोरी पर ग्राम और जूल पर किलोग्राम. तो डायमेंशन उसके ऊपर से L2T-2. एक्चुअली अगर हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं तो M1 L2T-2, बट अगर लेटेंट हीट मतलब कि L को सब्जेक्ट बनाएंगे तो Q अपॉन M आएगा. तो मास वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए L2T-2 बचेगा. अब पानी की बात करें तो फॉर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसकी वैल्यू है सिंपल 540 कैलोरी पर ग्राम. उसके इक्विवेलेंटली अगर किलो जूल में फाइंड करें तो दैट इज 40.8 किलो जूल पर मोल. उसकी इक्विवेलेंटली अगर पर किलोग्राम फाइंड करें तो 2260 किलो जूल पर किलोग्राम होगा. अब उसी पानी का अगर हम लोग नॉर्मल फ्रीजिंग टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, हीट ऑफ फ्यूजन, तो L इज इक्वल टू 80 कैलोरी पर ग्राम. उसका कन्वर्जन पर मोल जूल पर मोल में 60 किलो जूल पर मोल और किलोग्राम में वो होगा 336 किलो जूल पर किलोग्राम. सो यहाँ पर एक पॉइंट है कि आप जब कभी भी गर्म पानी से इतना नहीं जलेंगे कि जितना उसकी स्टीम से जलने वाले हैं, राइट. तो स्टीम से जलेंगे तो उसकी बर्निंग ज़्यादा होगी जो कि पानी की जलन से, क्योंकि स्टीम की एनर्जी पानी के रियल एनर्जी से ज़्यादा होती है. तो इसीलिए स्टीम से जलना ज़्यादा हानिकारक होगा कि उसके पानी के खुद से जलने से, राइट. After snow falls, the temperature of the atmosphere becomes very. This is because of the snow absorb the heat from the atmosphere to down. So in the mountains, when snow falls, one does not feel too, but when ice melts, he feels too cold. तो जब कभी स्नो फॉलिंग होती है ना तो ठंडक कम लगती है, मतलब इतनी ज़्यादा नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा होगी बट कम लगती है. बट ज़्यादा कब लगेगी, जब कभी भी वो जो बर्फ़ है वो पिघलती है तो उसकी वेपोराइजेशन होती है. तो जब वो पिघलती है तब ठंडी ज़्यादा लगती है क्योंकि स्टीम की एनर्जी ज़्यादा होती है, राइट. सो देर इज़ मोर शिवरिंग इफेक्ट ऑफ आइसक्रीम ऑन टीथ एज कंपेयर दैट वाटर ऑब्टेन फ्रॉम आइस. सो दिस इज बिकॉज व्हेन आइसक्रीम डाउन इट एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द टीथ. उसके बाद आता है मेल्टिंग. मेल्टिंग मतलब कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग. जैसे कि बर्फ़ है उसका पानी बनना, सो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका पानी बनने का जो प्रोसेस है उसको मेल्टिंग बोलेंगे. उसके बाद आता है इवेपोरेशन.
सो लिक्विड इनटू वेपर एट ऑल टेम्परेचर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब कि पानी को जब उबालेंगे तब वो वेपर बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर उबालना नहीं है, बट कभी कभी आपने देखा होगा कि लेक्स और रिवर्स के पानी सूख जाते हैं विदाउट बॉइलिंग टू दैट वाटर। हम लोग उसको उबालते नहीं है फिर भी वो सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इवेपोरेशन होता है। तो इवेपोरेशन तो कोई भी टेम्परेचर पे होगा, वहाँ पर उबालना नहीं है। उबालना कहाँ पर है? तो वो है सिर्फ बॉइलिंग में। तो बॉइलिंग में जब कभी भी लिक्विड को हम लोग धीरे धीरे गर्म करते हैं तो वहाँ पर पानी धीरे धीरे उबलने लगता है, लिक्विड बॉइल्स, एंड दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। उसमें पानी वेपर बन जाता है। उसके बाद आता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन मतलब कि सॉलिड से गैस स्टेट में, वेपर स्टेट में जाना, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। देन होरफ्रॉस्ट, वेपर इनटू सॉलिड, दैट इज कॉल्ड होरफ्रॉस्ट, राइट। होरफ्रॉस्ट या फिर इसको डिपोजिशन भी बोल सकते हैं। डिपोजिशन उसका दूसरा नाम है, डिपोजिशन मतलब कि वेपर से वापस सॉलिड बन जाना। फिर आता है कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री एक ब्रांच है जिसमें हम लोग डील करेंगे हीट ट्रांसफ़र में। तो यहाँ पर जो भी हीट होगी हम लोग उसको कैलोरी या फिर किलो कैलोरी में मेज़र करने वाले हैं। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। सो जब कभी भी हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी दोनों को मिक्सअप किया जाए तो वहाँ पर हॉट बॉडी हीट लॉस करेगा और कोल्ड बॉडी हीट गेन करेगा। तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। उसके बाद आता है थर्मल एक्सपांसन। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांसन। पहला है सॉलिड में, दूसरा लिक्विड में और तीसरा गैसेस में। तो फर्स्ट एक्सपांसन ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड में लीनियर एक्सपांसन इन लेंथ ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर एक्सपांसन। तो L2 इज इक्वल टू L1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हमने आगे देखी थी। तो L1 L2 क्या है? तो ये इनिशियल और फाइनल लेंथ है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है कि जिससे लेंथ इंक्रीज हुआ, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन। तो अगर मैं अल्फा को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये मेरी फॉर्मूला होगी डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर जो एल होगा वो मेरा रियल लेंथ होगा, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ एंड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। फिर आता है सुपरफिशियल एक्सपांसन। हम उसका दूसरा नाम ले सकते हैं एरियल एक्सपांसन, राइट। तो एरिया में इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज इन एरिया A2 इज इक्वल टू A1 ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो यहाँ पर A1 A2 इनिशियल फाइनल एरिया है, बीटा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांसन। बीटा को सब्जेक्ट बनाया जाए तो वापस सेम एज अल्फा फॉर्मूला होगी, बट यहाँ पर 2 डायमेंशनली है तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। ए इज एरिया, डेल्टा ए इज चेंज इन एरिया एंड डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद आता है क्यूबिकल एक्सपांसन, वॉल्यूम एक्सपांसन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम में इंक्रीज होगा V2 इज इक्वल टू V1 ब्रैकेट 1 प्लस गैमा डेल्टा टी। तो V1 V2 इनिशियल फाइनल वॉल्यूम्स है, गैमा कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांसन। सो गैमा इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V डेल्टा टी। फिर से रियल वॉल्यूम, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। अब हमने तीनों एक्सपांसन देखे, उसमें अगर मैं बीटा को अल्फा के फॉर्म में लिखूं तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 2 अल्फा होगा, क्योंकि बीटा 2 डायमेंशन में है। तो अल्फा 1 डायमेंशन में तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गैमा और अल्फा लिखना है तो गैमा इज इक्वल टू 3 अल्फा, क्योंकि गैमा 3 डायमेंशन में, अल्फा 1 डायमेंशन में, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। उसके बाद एक्सपांसन ऑफ लिक्विड्स। तो लिक्विड में कैसे एक्सपांसन होगी? तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपांसन ऑफ अ लिक्विड, एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर, राइट। तो वो होगा एपरेंट एक्सपांसन। रियल एक्सपांसन में रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर वाई आर इज इक्वल टू वाई ए प्लस वाई जी।
अब वाई जी क्या है? तो दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांजन ऑफ द कंटेनर. वाई आर एंड वाई ए कोएफिशिएंट ऑफ रियल एंड एपरेंट एक्सपांजन. फिर आता है एनोमलस एक्सपांजन ऑफ वाटर. तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है कि एनोमलस एक्सपांजन ऑफ वाटर में जब कभी भी हम लोग पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है. एक्चुअली क्या होना चाहिए? वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए. बट पानी में 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है और उसका वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम हो जाता है. फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी को मैं और टेम्परेचर इंक्रीज करवाता हूँ तो उसका वॉल्यूम फिर इंक्रीज होने लगता है. तो 0 to 4 में वो डिक्रीज हुआ और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो वापस इंक्रीज होना स्टार्ट करता है. तो इसी अलग टाइप के बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं एनोमलस एक्सपांजन ऑफ वाटर. फिर आता है एक्सपांजन ऑफ गैसेस. तो गैसेस के एक्सपांजन में उसके दो टाइप्स है. फर्स्ट इज वॉल्यूम कोएफिशिएंट. तो एट कांस्टेंट प्रेशर द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड वॉल्यूम कोएफिशिएंट. सो गैमा वी इज इक्वल टू V2 minus V1 upon VO into T2 minus T1. So VO, V1, V2 are volumes of the gas at 0 degree Celsius, T1 degree Celsius and T2 degree Celsius. उसके बाद आता है प्रेशर कोएफिशिएंट. तो प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है? तो प्रेशर कोएफिशिएंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम द चेंज इन प्रेशर पर यूनिट प्रेशर डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड प्रेशर कोएफिशिएंट. तो उसकी फॉर्मूला भी उसी तरीके से आएगी. तो PO, P1, P2 आर प्रेशर ऑफ द गैस 0 डिग्री सेल्सियस, T1 डिग्री सेल्सियस एंड T2 डिग्री सेल्सियस. अब एक्सपांजन के कुछ प्रैक्टिकल एक्सपांजन पॉइंट्स है, एप्लीकेशंस है. पहला, व्हेन रेल्स आर लेड डाउन ऑन द ग्राउंड स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन एंड्स ऑफ टू रेल्स. तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक में से बहुत ही गर्मी में ट्रेन जब जाती है तो उसके ट्रैक्स बहुत ही गर्म हो जाते हैं. तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनके लेंथ भी बढ़ जाते हैं. तो वहाँ पर जो गैप होता है वो कम हो जाता है. तो इसीलिए पहले से ही रेल में हम लोग स्पेस रखते हैं कि जिससे वो लेंथ बढ़े और हमारे जो ट्रैक है उसमें कोई नुकसान ना हो. सेकेंड है द ट्रांसमिशन केबल्स आर नॉट टाइटली फिक्स्ड टू द पोल्स. अगर उसको टाइटली फिक्स करेंगे तो जब कभी भी गर्मी होगी लेंथ बढ़ने के कारण वो और टाइट हो जाएंगे. तो वहाँ पर केबल कट हो जाने का डर होगा, राइट. तो उसी वजह से उसको पहले से ही थोड़ा लूज टाइट करेंगे. थर्ड, द आयरन रिंग टू बी पुट ऑन अ कार्ट व्हील इज ऑलवेज ऑफ स्लाइटली स्मॉलर डायमीटर देन दैट ऑफ व्हील. तो यहाँ पर जब कभी भी हमें किसी व्हील को रिम पर सेट करना है तो वहाँ पर रिम को थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि रिम को थोड़ा गर्म करना पड़ेगा. तो फिर इजीली व्हील रिम पे बैठ जाएगा. तो वहाँ पर एक्सपांजन होगा टेम्परेचर की वजह से. द ग्लास स्टॉपर जाम इन द नेक ऑफ द ग्लास बॉटल कैन बी टेकन आउट बाय वार्मिंग द नेक ऑफ द बॉटल्स. फिर से गर्म करने से उसका एरिया बढ़ेगा तो वो इजीली बाहर निकल जाएगा. उसके बाद है नॉर्मल पॉइंट्स. तो ड्यू टू इंक्रीमेंट इन इट्स टाइम पीरियड अ पेंडुलम क्लॉक बिकम स्लो इन समर एंड विल लूज टाइम. तो समर में क्यों वो स्लो होगा? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से उसकी लेंथ बढ़ेगी और लेंथ बढ़ेगी तो वहाँ पर जो टाइम पीरियड है, राइट, वो भी बढ़ेगा. टाइम पीरियड बढ़ा मतलब कि वो स्लो हुआ. लॉस ऑफ टाइम इन टाइम पीरियड डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा टी, राइट. तो लॉस ऑफ टाइम इन एनी गिवन टाइम इंटरवल टी कैन बी गिवन बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा टी. तो हायर टेम्परेचर स्केल पे वो एक्सपांड होगा, राइट. तो नॉर्मल से वो एक्सपांड हुआ तो वहाँ पर जो स्केल रीडिंग होगी वो ट्रू वैल्यू से थोड़ी कम होगी. तो ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू स्केल रीडिंग 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहाँ पर डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है.
तो however at lower temperature scale reading will be more or true value will be less.